वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेंटर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग क्लास 12 के नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे जिसका नाम इंटीग्रेशन है। और ये इंटीग्रेशन कैलकुलस का एक इम्पॉर्टेंट भाग है जो कि काफी इम्पोर्टेंट है। और इसे हम लोग बेसिक से एकदम जीरो लेवल से इसको समझेंगे कि इसका बेसिक क्या होता है। तो इंटीग्रेशन इसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में समाकलन। समाकलन जो होता है वो अवकलन की उल्टी प्रक्रिया होता है। समाकलन अवकलन की उल्टी प्रक्रिया है। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स फंक्शन ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है। और ये समाकलन दो प्रकार का होता है, एक डिफिनिट होता है और एक इनडिफिनिट होता है। एक होता है डिफिनिट, एक होता है इनडिफिनिट। तो हम लोग इस चैप्टर में जो है सबसे पहले हम लोग इनडिफिनिट पढ़ेंगे, अनिश्चित समाकलन पढ़ेंगे, फिर जाकर के निश्चित समाकलन पढ़ेंगे। तो अनिश्चित समाकलन में क्या होता है कि जब हम लोग उसका प्रोसेस करते हैं, उस प्रोसेस के लास्ट में जो हमें हमें आंसर प्राप्त होता है, उस आंसर में हम लोग कोई कांस्टेंट जोड़ देते हैं, प्लस सी या प्लस के कोई कांस्टेंट जोड़ दिया जाता है ताकि उस इनकम्प्लीट आंसर को पूरा किया जा सके। तो हम जब सवाल बनाएंगे तो उस सवाल में लास्ट में सी जोड़ा जाएगा या प्लस के जोड़ा जाएगा ताकि इनडिफिनिट होता है, क्योंकि इसका आंसर डिफरेंट डिफरेंट आ सकता है। उस वैल्यू को एडजस्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें प्लस सी या प्लस के जोड़ते हैं। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे अनिश्चित समाकलन की। अनिश्चित समाकलन समाकलन अनिश्चित समाकलन के बारे में बात करेंगे। एक होता है इसका निश्चित समाकलन, लेकिन सबसे पहले पढ़ा जाएगा अनिश्चित समाकलन। ठीक है। तो अनिश्चित समाकलन क्या होता है, तो समाकलन का ये सिंबल होता है। देखिए, ये समाकलन का सिंबल होता है और इसके बगल में dx। तो समाकलन भी किसी dx के x के रिस्पेक्ट में ही उसका किया जाता है, जिसकी वजह से ये समाकलन अवकलन पे डिपेंड है। इसके वजह से हम लोग क्या लिखते हैं, dx लिखते हैं और इसे i द्वारा सूचित किया जाता है। ये इसका सूचक है, ये इसका क्या है, सूचक। ये सिंबल है, इस सिंबल के द्वारा इसे दिखाया जाता है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे इस समाकलन में जब हमारा आंसर, जब आप किसी समाकलन का क्वेश्चन बनाइएगा और जब आपका आंसर आएगा, जहां पर आपका आंसर आ रहा होगा, उस आंसर में अगर मान लीजिए आंसर x आया तो उसमें या तो हम प्लस के जोड़ देते हैं या तो हम प्लस का सी जोड़ देते हैं। ये के और सी इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि डिफिनिट इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का आंसर डिफरेंट डिफरेंट आ सकता है और उसे पूरा करने के लिए हम लोग इसमें के को जोड़ते हैं, चाहिए या फिर अलग करने के लिए। तो आइए हम कुछ एग्जाम्पल वगैरह देखते हैं कि आखिर इसे बनाया कैसे जाएगा, क्या तरीका है इसे बनाने का। तो सबसे पहला फॉर्मूला हम बात करेंगे। इसमें एक चीज और आप समझ ले, नोट में सबसे पहले हम एक चीज और समझ लें कि प्रत्येक फंक्शन का अवकलन हम कर सकते हैं। हर फंक्शन का अवकलन संभव है, जबकि हर फंक्शन का समाकलन संभव नहीं है। सभी फंक्शन का समाकलन हम नहीं कर सकते हैं, जबकि सभी फंक्शन का अवकलन आसानी से किया जा सकता है। तो आइए हम कुछ समझते हैं कुछ चीजों को, जो कि जैसे सबसे पहले हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ dx। आई इजकल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो x होता है। अब प्लस का हम लोग c एक कांस्टेंट जोड़ के चलते हैं, है ना। x dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो x प्लस का c होता है। मतलब किसी भी सवाल में अगर सीधे सीधे dx का इंटीग्रेशन करने के लिए बोला जाए dx का, तो उसका dx का इंटीग्रेशन x प्लस का c होगा। प्लस में c लगाएंगे और dx का डिफरेंस इंटीग्रेशन x होता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि अगर इसमें कहीं पर भी कांस्टेंट आ जाता है तो कांस्टेंट का समाकलन नहीं होता है, अचर का समाकलन नहीं होता है। जैसे 5 का समाकलन नहीं होगा, 3 का समाकलन नहीं होगा, पाई का नहीं होगा, सी का नहीं होगा, के का नहीं होगा, ए का नहीं होगा, बी का नहीं होगा, 100 का नहीं होगा, 200 का नहीं। मतलब कोई भी कांस्टेंट आएगा उसका समाकलन नहीं होगा। जैसे हम बात करेंगे कि हमारे पास अगर कोई सवाल है एक कि 10 dx, एक प्रश्न है हमारे पास कि 10 dx। तो अभी हम बोले हैं कि इसका अवकलन, इसका समाकलन जो होता है वो नहीं होता है, 10 का समाकलन नहीं होता है। तो 10 को क्या किया जाएगा, तो इस 10 को हम इस कांस्टेंट से बाहर करते हैं, अब फिर जो आता है उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। जैसे हम 10 को इस इंटीग्रेशन से क्या करेंगे, बाहर करेंगे। कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर कीजिए और dx लगा लीजिए, फिर क्या बनेगा, देखिए dx। तो अभी आप क्या सीखे हैं कि dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। ठीक है, dx का x होता है। तो ये हमारे पास 10 एज इट इज रह जाएगा और dx का इंटीग्रेशन होता है x। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे x, ठीक, गुना में x। आप प्लस का क्या लगा देंगे, c लगा देंगे, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा।
यही जो आपका आंसर होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 हमारे पास है कि अगर आपसे कोई कहे कि पाई डीएक्स इसका इंटीग्रेशन करके दिखाइए, पाई डीएक्स, तो क्या करेंगे? पाई डीएक्स, तो पाई एक कांस्टेंट है, नॉन वेरिएबल है और इसका इंटीग्रेशन नहीं होता। अभी बताया गया है नहीं होता है तो क्या किया जाता है? इंटीग्रेशन के सिंबल से बाहर कर लिया जाता है। तो हम इस पाई को बाहर कर लेंगे, पाई को बाहर कर लेंगे और डीएक्स रख देंगे। अब बताइए, अब इसका क्या होगा? जब पाई बाहर आ गया, अब डीएक्स बच गया, तो इस डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स प्लस का सी होगा। तो हम पाई लिखेंगे, और चूंकि गुना में ये है तो गुना में एक्स प्लस का सी, ये हमारा आपका राइट आंसर आपको प्राप्त हो गया। ठीक है, आइए एक एक एग्जांपल और एग्जांपल के द्वारा हम समझेंगे। जैसे तीसरा नंबर एग्जांपल कि इंटीग्रेशन ऑफ ए डीएक्स, ए डीएक्स, तो ए एक कांस्टेंट है, तो ए जब एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर करेंगे। तो कांस्टेंट जब बाहर करिएगा, ए बाहर करिएगा, तो क्या बचेगा? डीएक्स बचेगा, बचेगा ना। ए जब आप बाहर कर लिए तो क्या बचा? डीएक्स बचा। जब ए बाहर किए तो डीएक्स बचा। डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स प्लस का सी होता है। तो यहां से हम क्या लिखेंगे कि ए इंटू एक्स प्लस का सी, ये हमारा राइट आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये एक सूत्र पर, एक टॉपिक पर ये बहुत सारा एग्जाम्पल जो आपको समझ में आया होगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम आपको और बताते हैं। आइए एक छोटे से एग्जाम्पल की तरफ और हम आपको लेके चलते हैं, इसको अच्छा से समझिए। काफी अहम भूमिका है इसका बिहार बोर्ड के एग्जाम में, जो कि काफी प्रश्न इससे पूछे भी जाते हैं। जैसे हमारे पास एक चौथा नंबर एग्जाम्पल है कि इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा 2, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? dx बटा 2। तो आप देखिए इसमें भी एक कांस्टेंट है, जिस कांस्टेंट को आप पहचानिए। जैसे 2 एक कांस्टेंट, ऊपर में एक कांस्टेंट है, तो हम 1 बटा में 2 से बाहर कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे? यहां से 1 बटा 2 बाहर आ जाएगा और dx बचेगा। अब एक बात बताइए आप, 1 बटा 2 एक कांस्टेंट रहा, एक कांस्टेंट रहा, और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x प्लस का सी, एक्स प्लस का सी। जहां से हमारा इंटीग्रेशन का सिंबल हटेगा, ये जहां से इंटीग्रेशन का सिंबल हटेगा, वहीं से हम इस कांस्टेंट को लगाना शुरू कर देंगे। जहां से ये सिंबल इंटीग्रेशन का हटा, वहीं से ये कांस्टेंट लगना शुरू हो जाएगा, और यही हमारा फाइनली जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा, ये फाइनली आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक ये चीजें आपको समझ में आई होगी। कोई भी कांस्टेंट dx के साथ लगा होगा, वो कांस्टेंट जो है बहुत ही आसानी से इसे हम हटा सकते हैं। तो ये पहला फॉर्मूला आपका रहा। आइए हम दूसरे फॉर्मूले की बात करते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट भी है वो फॉर्मूला। उस फॉर्मूले को अच्छा से समझिए, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन के लगभग 99% सवाल में ये जो फॉर्मूला अभी लिखने जा रहे हैं वो काम में आएगा। 99% क्वेश्चन में इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। ठीक है, 99% सवालों में हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n, x टू दी पावर n, मतलब यह है कि x का पावर कोई n नेचुरल नंबर हो तो हम लोग क्या करते हैं तो इसका हम लोग क्या करते हैं, तो इसका सूत्र जो हो जाता है वो x के पावर n प्लस 1, इसके पावर में एक जोड़ देते हैं, उसी को नीचे लिख करके, नीचे लिख के एक जोड़ देते हैं, अब प्लस का सी जोड़ देते हैं। ये इसका फॉर्मूला हुआ। फिर से समझिए इस फॉर्मूले को। तो फॉर्मूले को क्या समझना है? तो फॉर्मूले में यही समझना है कि अगर किसी वेरिएबल का पावर नॉन वेरिएबल हो, चर का पावर अचर हो, ठीक है, चर का पावर क्या हो? अचर हो, तो उस अचर में एक जोड़ते हैं, उसी को बटा में लिख करके एक जोड़ दिया जाता है, और जब आंसर आ जाता है, जब इसको जोड़ लिया जाता है तो प्लस में सी लगा दिया जाता है। ये रहा हमारा इंटीग्रेशन करने का तरीका। ये काफी इंपॉर्टेंट है, और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके एक सवाल, इंटीग्रेशन के सवाल में 99% सवाल में जो है वो यूज में आएगा। जैसे आइए हम इसके कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे। पहला नंबर, एक नंबर एग्जाम्पल, जैसे i इजकल टू इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर 3 इंटू डी एक्स। क्या रहेगा? x के पावर 3 इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, देखिए तो चर का पावर अचर हो गया ना, ये चर का पावर अचर हो गया। तो चर की पावर अगर अचर मिल गया तो हम इसे क्या करेंगे? देखिए इसके पावर में कितना बोल रहा है जोड़ने के लिए? एक बोल रहा है जोड़ने के लिए, तो 3 प्लस 1 बटा 3 प्लस 1, अब प्लस का क्या लगाएंगे? सी लगाएंगे, एक कांस्टेंट लगाएंगे।
चूंकि आपको पहले ही बताया गया है कि किसी भी सवाल में जब इंटीग्रेशन का सिंबल हटेगा तो अभी से सी लगना शुरू हो जाएगा। जैसे हम इंटीग्रेशन का सिंबल हटाएंगे वैसे ही सी लगाना शुरू कर देंगे कांस्टेंट को। अब इसका सॉल्यूशन कर दीजिए। तो सॉल्यूशन जब आप करेंगे इसका तो x के पावर 4 अब बाई 4 प्लस का c, यही आपका आंसर हो जाएगा। नहीं तो इसका आंसर का एक और फॉर्म हो जाएगा जो कि यहां से 1 और यहां से 4 बाहर कर देंगे। क्या कर देंगे 1/4 और x के पावर 4 अब प्लस का c, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग इसको समझेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीजें क्लियर हो गया होगा आपका, जो कि बहुत ही आसान तरीके से इसे हम बना सकते हैं। आइए एक दो एग्जांपल और हम आपको समझाते हैं। एग्जांपल नंबर 2 इसका, इस टॉपिक का एग्जांपल नंबर 2। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक एग्जांपल नंबर इसका 2, इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर 5 है इंटू में dx है, या x के पावर 9 है इंटू में dx है। तो क्या करेंगे आप, इसका प्रोसेस कैसे करेंगे? तो क्या करेंगे हम लोग इसको, तो x के पावर 9 प्लस 1 और बटा में 9 प्लस 1 अब प्लस का c। मतलब ये है कि पावर में एक जोड़ना है, अब पावर को बटा में लिख करके एक जोड़ना है और प्लस का c लगाना है। तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, x के पावर 10 बटा में 10 और प्लस का c, यही हमारा राइट आंसर हुआ। और 1/10 भी हम आगे करके लिख सकते हैं। तो ये हमारा ये दूसरा एग्जाम्पल हुआ। एक एग्जाम्पल और समझिए इसका, एक एग्जाम्पल और समझना है तो इसको आसानी से समझिए। एग्जाम्पल नंबर 3, जैसे मान लीजिए x के पावर x के यानी 3x के पावर 4 दिया गया हो इंटू dx दिया गया हो, तो इसको कैसे इंटीग्रेशन किया जाएगा? तो देखिए, तो इसमें एक कांस्टेंट भी है, नॉन वेरिएबल भी है। तो जब इसमें कांस्टेंट दिया है तो कांस्टेंट को क्या करेंगे, बाहर करेंगे, तब इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम कांस्टेंट को बाहर करके लिख लेंगे, क्योंकि आपको पहले ही बताया है कि किसी भी कांस्टेंट का नॉन वेरिएबल का इंटीग्रेशन नहीं होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहां से इसका इंटीग्रेशन अब करना शुरू करेंगे। तो 3 इंटू में रहेगा और x के पावर 4 प्लस 1, अब यहाँ पे ये वाला नियम लगेगा, x प्लस 4 x के पावर 4 प्लस 1 अब 4 प्लस 1 अब प्लस का c हो जाएगा। तो फाइनली आपका आंसर आएगा 3x के पावर 5 अब बटा में कितना 5 अब प्लस का c, यही आपका राइट आंसर होगा। इस आंसर का एक और फॉर्म आप दे सकते हैं कि 3/5, क्या देख सकते हैं 3/5 और x के पावर 5 अब प्लस का c, यही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आपको समझ में अच्छे से आई होगी। आइए एक एग्जाम्पल और समझते हैं इस वीडियो में, इस वीडियो का आखिरी एग्जाम्पल हम समझते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल नंबर 4, अच्छा से समझिए, ध्यान से समझिए, और ये आपका इंपॉर्टेंट है और बिहार बोर्ड के एग्जाम में भी ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। एग्जाम्पल नंबर 4, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर m इंटू dx। वही बात है, चर का पावर अचर है तो इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो क्या करेंगे, तो x के पावर m प्लस 1 बटा में क्या हो जाएगा m प्लस 1 प्लस का c हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर m प्लस 1 अब बटा m प्लस 1, इसे आप जोड़ेंगे नहीं जोड़ पाएंगे, तो जैसे है वैसे छोड़ दिया जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट दो फॉर्मूला पे बहुत सारा एग्जाम्पल बताया गया। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में आपको इंटीग्रेशन का ये बेसिक चीज आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये बेसिक समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें, ताकि लोग जो भी इसे देखे इसका बेनिफिट ले सके। और एक लाइक जरूर करें और छोटा सा कमेंट भी करें। और अब चैनल अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक्स।